जय हिंद स्टूडेंट्स, सनराइज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि जैक बोर्ड का 8 क्लास का एग्जाम 10 तारीख को होने वाला है। तो एक ही दिन में आपका जो है पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। समय बहुत कम बचा है। जिन विद्यार्थियों का तैयारी नहीं हुआ है वो विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और आप लोगों को जो है तैयारी 1, 2, 3, 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज मैं टोटल क्वेश्चंस जो है विज्ञान का लाने वाला हूं और ये विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप का ही प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। और जो बच्चे तैयारी जिनका हो चुका है वो भी बच्चा रिवीजन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कितना सही कर पाए इसमें से। ठीक है, तो कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी प्रत्येक सब्जेक्ट में से। ठीक है, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 नंबर का होगा और टोटल 5 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। पांचों का जो है जितना भी पांचों का प्रश्न है सबको हल करेंगे हम लोग। ठीक है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन है। देखिए ऑप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, अस्थि कोशिका, 1, 2 दोनों। तो देखिए निम्नलिखित सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, डेंगू परजीवी का वाहक है, कहा जा रहा है डेंगू एक बीमारी है, तो डेंगू कौन से परजीवी का वाहक है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, मादा एडिस मच्छर, क्योंकि मादा एडिस मच्छर से ही डेंगू होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है चलते हैं। कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो भाई आपको पता है कि अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन मारना है, अगर धातु बोलेगा तो पारा मारना है, याद रखिएगा। कंफ्यूजन इसमें होता है। अगर यहाँ पे पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो आपको पारा करना था, लेकिन पूछ क्या रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन जो है अधातु है और ये कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। ठीक है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, ये चीज आपको जानना होगा। तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है ना, 2 टर्मिनल होते हैं विद्युत सेल में। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है कि आदर्श ईंधन का गुण नहीं है, मतलब कि आपको ऑप्शन में पता करना है कि कौन आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। तो देखिए आपको तो पता है कि आदर्श ईंधन क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक, सहज उपलब्ध होता है, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाता है, महंगा होता है। तो देखिए महंगा नहीं होता है आदर्श ईंधन। ठीक है, अगर महंगा होगा तो इसको आदर्श ईंधन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर महंगा होगा। अगला प्रश्न है, बल है मतलब बल क्या है। तो यहाँ पे बात है, बल का डेफिनेशन जब करिएगा ना, तो बल का डेफिनेशन में होता क्या है कि किसी वस्तु को धक्का देने या खींचना क्या होता है, बल कहलाता है। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो शक्ति तो नहीं होगा, दाब भी नहीं होगा, घर्षण भी नहीं होगा, अपकर्षण होता है ना। क्या होता है, अपकर्षण। ठीक है, मतलब धक्का देना, उसको अपकर्षण कहते हैं। इसका सही आंसर अपकर्षण होगा। आगे चलते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन है, आपको बताना है। कि जो ऑप्शन दिया है इसमें आपको बताना है कि समाप्त कौन हो सकता है। ठीक ना, समाप्त कौन हो सकता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर खनिज होगा, क्योंकि खनिज जो होता है वो समाप्त हो सकता है। सूर्य का प्रकाश जब तक सूर्य रहेगा तो रहेगा, वायुमंडल होगा रहेगा तब तक वायुमंडल में वायु रहेगा। लेकिन खनिज जो है, जैसे खनिज पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब क्या हो गया, कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न कहता है कि वैश्विक गर्मी का कारक है, वैश्विक गर्मी का कारक है। तो भाई वैश्विक गर्मी का कौन कारक है। वैश्विक गर्मी का मतलब होता है क्या चीज पता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारक कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ही पृथ्वी पर क्या हो रही है, मतलब कि गर्मी रहती है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो सूर्य से आती है ना विकिरण, उसको अवशोषित कर लेता है, रोक करके रख लेता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। भाई सबको पता है दूषित पानी पीने से टाइफाइड रोग होता है। ठीक ना, याद रखिए कौन, टाइफाइड होता है।
अगला जो है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं? भाई पृथ्वी जब अचानक कंपन करने लगती है तो क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, तड़ित कहते हैं, 1 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर भूकंप हो जाएगा। ठीक है, मतलब पृथ्वी अचानक कांपने लगी तो उसको क्या कहेंगे? भूकंप आ गया, ऐसे नहीं कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीयक प्रदूषक है, तो भाई द्वितीयक प्रदूषक कौन है इसमें से? तो द्वितीयक प्रदूषक जो है सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि सल्फर जो है वो प्राथमिक प्रदूषक है, लेकिन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्सीजन से मिल जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और द्वितीयक प्रदूषक बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि कोशिकीय श्वसन सक्रिय स्थल है, मतलब कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? तो देखिए सबसे पहले तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर होगा। अगला जो है, कोशिका की खोज कब हुई? तो बहुत आसान प्रश्न है, देख सकते हैं आप। तो भाई कोशिका का खोज जो है 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो प्रश्न है, पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल का जो लीड होता है उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। जो पेंसिल का नीब होता है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं। चलिए अगला जो है, अगला प्रश्न है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है भाई, आपको बताना है। तो देखिए कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी। क्यों ऐसा होगा? जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? देखिए जब भी जमीन का खुदाई होता है ना, तो जमीन के अंदर से जो खनिज निकलता है ना, वो क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन होगा। तो लकड़ी जो होता है वो जमीन के अंदर नहीं पड़ा हुआ मिलेगा आपको। कोयला जो है जमीन के अंदर ही होता है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी। ठीक है, ये चीज याद रखिए। चलिए अब इसके बाद जो है, रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? जब आप रगड़ करके कोई आवेश उत्पन्न करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो विद्युत धारा नहीं, स्थिर विद्युत, इसको कहेंगे स्थिर विद्युत, इसका सही आंसर होगा। ओके ना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि विपरीत आवेशों के बीच होता है। तो भाई विपरीत आवेश जब होगा, मान लीजिए कि एक तरफ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, और एक तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, और दोनों जो है आपस में क्या करेगा? दोनों आपस में आकर्षित होगा, क्योंकि अलग अलग आवेश आपस में आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। और जब एक ही आवेश होगा, प्लस पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? आकर्षण। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला जो है प्रश्न कहता है कि हार्मोन क्या है? भाई हार्मोन है, और हार्मोन क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो हार्मोन जो होता है वो रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग, ठीक है, याद रखिए। तो चेचक जो होता है वायरस से ही होता है, रेबीज जो वायरस से होता है, खसरा वायरस से होता है, तो क्षय रोग इसका सही आंसर है, जो कि जीवाणु से होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद जो है, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? इसमें से आपको बताना है कौन सा गैस अत्यंत विषैली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, मीथेन नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाहनों से निकलता है ना, वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है, वो सबसे विषैला होता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। भाई प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? सीधी सी बात है, तो राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है, इसके बाद जो है कहता है कि एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? मान लीजिए कोई व्यक्ति को एड्स हो चुका है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति में वो कैसे फैलेगा? कौन कौन सा कारण हो सकता है? देखिए, एक साथ भोजन करने से, रुधिराधान से, एक दूसरे से गले लगाना, या इनमें से कोई नहीं? तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा रुधिराधान से। रुधिराधान का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया अगर जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी व्यक्ति को जो है एड्स हुआ है, ठीक है ना, और उस व्यक्ति का ब्लड दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया गया, तो दूसरा व्यक्ति को क्या होगा? एड्स रोग हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रुधिराधान से ऐसा हो सकता है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। भाई विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? अगर हम बात करें तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, या तीनों? तो भाई इसका चौथा आंसर सही होगा, ये तीनों करता है। ठीक है ना, याद रखिए, ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय। चलिए अगला जो प्रश्न है, कहता है कि दाब का मात्रक है। भाई दाब का मात्रक बोल रहा है कि दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक कौन है? पास्कल दाब का मात्रक होता है। न्यूटन प्रति वर्ग भी जो है दाब का मात्रक होता है।
1 टू दोनों, तो इसका सही आंसर है 1 टू दोनों। मतलब दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है कहता है कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। तो भाई ज्वाला में जो है 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है, याद रखिए। बाहरी होता है, एक मध्य होता है, एक आंतरिक होता है ना, 3 क्षेत्र होते हैं, याद रखिए। चलिए अब इसके बाद जो है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। देखिए चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है। हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। इसका सही आंसर होगा हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। मान लीजिए कि अधातु है और अधातु ऑक्सीजन से विक्रिया करके ऑक्साइड बना दिया है, मतलब अधातु ऑक्साइड, तो कैसा प्रकृति का होगा। तो याद रखिए अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा? अम्लीय। अगर धातु के ऑक्साइड पूछता तो उसका आंसर क्षारीय हो जाता, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई, ये बताना है आप लोगों को, क्या आवश्यक है। तो आग उत्पन्न करने के लिए ईंधन, वायु, उष्मा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आग उत्पन्न करना है तो ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, वायु की आवश्यकता पड़ेगी और उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए सही है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न है मलेरिया रोग का कारक है। भाई मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, विषाणु से, जीवाणु से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटोजोआ, जो कि प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, जो मलेरिया रोग उसकी वजह से होता है, ठीक है। अगला जो है निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है। तो भाई आपको बता देना है कौन कुचालक होगा, रबड़। इसका सही आंसर कितना इजी है कि नहीं। चलिए कुचालक का मतलब जान रहे हैं विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सके उसमें। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी गैस दहन में उपयोगी है। तो भाई दहन में कौन उपयोगी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, जो कि दहन में उपयोगी है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो है बैलों द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है। तो बैल द्वारा जो गाड़ी खींचा जाता है वो कौन सा बल, पेशीय बल, भार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर पेशीय बल है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है देखिएगा, एक अधातु जो कठोर होता है वह क्या है। भाई कह रहा है कि एक अधातु है और कठोर है, ग्रेफाइट, सल्फर, ब्रोमीन या हीरा। तो हीरा इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, हीरा। क्योंकि हीरा जो है कार्बन का ही अपरूप है, कार्बन का। तो कार्बन क्या होता है? अधातु होता है, तो उसका जो है हीरा अपरूप है, तो वो क्या होता है? सबसे कठोर होता है। पूरी दुनिया में कोई भी पदार्थ है सबसे कठोर हीरा ही होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा कौन है इसमें से? रेयॉन है। इसका सही आंसर क्या होगा? रेयॉन, क्योंकि रेशम प्राकृतिक है, सूती प्राकृतिक है, ऊन प्राकृतिक है, जानवरों से प्राप्त होता है ऊन। सूती जो है आपको पता है कपास से होता है, रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, लेकिन रेयॉन जो होता है वो एक संश्लेषित रेशा है जो कि मानव द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है, अगला कहता है कि किस प्रदूषक से ओजोन परत क्षय होता है। तो भाई आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। अगला प्रश्न है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मान लीजिए एक युग्मनज है और उसमें क्या हो रहा है कि केंद्रकों की संख्या आपको बताना है। तो एक युग्मनज में एक ही केंद्रक होगा, क्योंकि एक कोशिका में एक ही केंद्रक होगा, क्लियर है ना। चलिए अब इसके बाद जो है चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भाई चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया जो है किण्वन क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? किण्वन, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन का स्राव करने वाला ग्रंथि कौन है। तो वृद्धि हार्मोन स्राव करने वाला ग्रंथि का नाम जो है पीयूष ग्रंथि है, जिसको मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, अगला कहता है कि एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो भाई एक धातु है दूसरा धातु का परत चढ़ाया जाएगा तो इसको कहते हैं विद्युत लेपन, इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद जो है कहता है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन है। दाल तो पौधे से होता है, शहद जो है मधुमक्खी करती है ना, तो इससे मधुमक्खी का उत्पादन है शहद इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला जो है कहता है कि किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है।
तो भाई किसके प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है? ग्रीस से, तेल से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रीस और तेल दोनों का प्रयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। अगला जो है, एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है, मान लीजिए एक टेडपोल है, बैठक का बच्चा को टेडपोल बोलेंगे, और वो बड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं? निषेचन, क्रोपन, मुकुलन। तो इसका सही आंसर होगा कायांतरण, इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न है, मानव कान का श्रव्यता परास कितना होगा? मतलब मानव कान कितना परास सुन सकता है, श्रव्यता परास कितना सुन सकता है? तो इसका सही आंसर होगा क्या चीज? याद है ना आप लोग को? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या है, ये सुन सकता है मानव का कान। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? अगर हम बात करें कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा हरी पत्तियों में। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इसके बाद जो है आगे चलते हैं। आवर्तकाल का ऐसा मात्रा क्या होता है? देखिए आवर्तकाल, यहाँ पर आवर्तकाल की बात अगर हो रही है, ठीक है, तो आवर्तकाल, काल का मतलब समय होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसका सही आंसर होगा सेकंड होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है? ठीक, तो 1 किलोग्राम भार जो है 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 9 न्यूटन या 10 न्यूटन? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन होगा। ठीक है, 9.8 होता है, अगर हम बात करें 9.8 न्यूटन होता है 1 केजी बराबर। ठीक है ना, लेकिन 9.8 जो है 10 के बराबर है लगभग, तो इसीलिए लगभग 10 न्यूटन इसका सही आंसर होगा, और इसी भी त्वरण के हिसाब से 10 ही होगा इसका आंसर। चलिए अगला जो प्रश्न है, कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो भाई हमेशा बराबर होता है जी, बिल्कुल, इसका सही आंसर सदैव होगा। सदैव इसका सही आंसर होगा कि सदैव बराबर होता है आपतन कोण परावर्तन कोण से। अगर बात करें यहाँ पर 98 क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? जो श्वेत प्रकाश होता है वो कितने रंग होते हैं? उसमें 7 होते हैं, है ना, याद रखिएगा 7। बेजानिहा पिनाला इसका एक ट्रिक है जिससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है 99 क्वेश्चन, निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है? देखिए बाह्य निषेचन मेढक में होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? मेढक इसका सही आंसर होगा। ओके, अब 100 क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। अब ये जो प्रश्न है, कहता है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो ये जो है आप लोग के लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, और ये भी आप बता सकते हैं कि अगला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा होना चाहिए प्रीवियस पेपर, ठीक है, या फिर इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और 8 क्लास का इसी टाइप का जो है प्रश्न पूछा जाता है, या इससे रिलेटेड ही सवाल पूछेगा, ठीक है, या हूबहू इसमें से ही पूछ दे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।